लोग स्क्रिप्ट समझ रहा हूँ नहीं। और मेरे अगर को आप अटक लोगों रही को वॉइस। कुछ नेटवर्क का ऐसा इशू है। अब सही है, अब सही है। अच्छा अच्छा, अटक रही है, एक सेकंड। सही है अब। अगर बीच में ऐसा इशू हो तो बताना। तो ठीक है, हम अपना PT 365 जैसे कि हम कर रहे हैं 2023 वाली PT 365। तो उसका टॉपिक अगला जो था, जो कि हम पीछे अभी कर चुके थे, EWS वाला कर चुके हैं, OBC सब कैटेगराइजेशन कर चुके हैं, UCC कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हेट स्पीच। तो हेट स्पीच देख लेते हैं। हेट स्पीच जो कि NCRB ने रिपोर्ट करा है कि 500% केसेस का इजाफा देखने को मिला है पिछले 7 सालों में। हेट स्पीच लॉ के अंदर जो क्राइम रजिस्टर्ड हुए हैं उनके अंदर 500% राइज देखने को मिला है। NCRB का डाटा है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप आंसर राइटिंग में काम आता है बहुत, तो इस ध्यान रखिएगा, है ना। अब हेट स्पीच के बारे में देख लेते हैं। हेट ऐसा समझ सकते हो कि मतलब जिस स्पीच से, किसी एक पॉलिटिकल लीडर की स्पीच से या कोई भी इडियट, उसकी स्पीच से कोई सोशल डिसहार्मनी हो जाए एक समाज में, है ना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हेट स्पीच हमारे किसी भी कानून में डिफाइन नहीं है। ये मे भी हो सकता है कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने कोई स्पीच दी है, वो मेरे को ऐसा लगता हो कि वो नहीं है, तो ये हेट है कि कैसे है, तो हेट सही है। कोई भी नहीं है। हेट स्पीच हैज नॉट डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, भी कानून में defined है। जनरली वही हम बोलते हैं कि कौन किस किस IPC में डील कर लेते हैं जब हमारे यहाँ कानून नहीं है, तो IPC 153A 295A के अंदर में हम इसको डील कर लेते हैं। और ऐसा सच कुछ नहीं है कि ये हेट स्पीच में काउंट होगा, ये हेट स्पीच में काउंट होगा, है ना। हेट स्पीच क्या होता है कि ये अब जरूर लेके किसी ने स्पीच दी हो वही हेट की कैटेगरी में नहीं। हेट कोई एक्सप्रेशन के थ्रू मीम्स वॉइस अटक रही है वॉइस। फैला। वॉइस नहीं आ रही। मैं करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हेलो। वॉइस नहीं आ रही, अटक अटक रही है सर जी।
कैसी आ रही है आवाज? हेलो। ठीक है, अभी अगर आवाज आ रही है ठीक है। अब बीच में जैसे ही कटे तो बता देना, है ना। तो हेट स्पीच को मतलब फैलाया जा सकता है इमेज की फॉर्म में, कार्टून, मीम्स, ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर्स, सिंबल्स, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर आ जाता है हेट बी कन्वेड ओनली थ्रू एक्सप्रेशंस या स्पीच, तो ये गलत होगा काफी फॉर्म्स, है ना। स्पीच से रिलेटेड हमारे यहाँ कुछ देते हैं कि कुछ प्रोविजन क्या है लेजिस्लेशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 19(2) हमको देखने को मिलता है। आर्टिकल 19(2) क्या देखने को मिलता है? आर्टिकल 19(2) एक राइट देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए, है ना। इसको ध्यान रखना एक चीज है, में स्टेटमेंट आ सकता है प्रीलिम्स में, और ये बहुत अच्छी चीज साबित हो जाएगी। क्या रीजनेबल फिक्शन किस तरह पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी। आईपीसी जो कि 1860 में आई थी, उसमें सेक्शन 153A, 153B, 298 ये सब जो कि डील करते हैं स्पीच और वर्ड्स जो कि हमारे द्वारा क्रिएट करे जाते हैं, जो कि एक तरीके से रिलीजियस बिलीफ्स को कुछ हैम्पर वगैरह कर रहे हैं, जिससे कि नेशनल इंटीग्रेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन सब चीजों को डील करा जाता है आईपीसी 153A, B, 298 वगैरह इन सब में। वहीं पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है? सेक्शन 8 जो है आरपीए 1951 का, वो डिस्क्वालीफाई कर देता है पर्सन को इलेक्शन लड़ने से इफ अगर वो कन्विक्ट है किसी एक्ट में जो कि इलेजिटिमेट यूज करा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। किसी एक कैंडिडेट के द्वारा फ्रीडम ऑफ स्पीच का इलेजिटिमेट यूज करा गया है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं इलेक्शन से। वहीं उसका सेक्शन 123(3)A और सेक्शन 125 क्या बोलता है? ये प्रोहिबिट करता है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी, मतलब प्रमोशन ऑन ऑफ एनिमिटी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज इन कनेक्शन विद इलेक्शन एज अ करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस एंड प्रोहिबिट्स इट। मतलब कुछ इस तरीके के करप्ट इलेक्टोरल वगैरह इन सब में पाए जाने से, संदिग्ध पाए जाने से उसको वो पूरा प्रोहिबिट करता है ना। सेम वही प्रिवेंश प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये पिनलाइज करता है इसका सेक्शन 7, है ना। इफ अगर कोई अनटचेबिलिटी वगैरह को बढ़ावा देता है बाय वे ऑफ वर्ड्स और स्पीकिंग या रिटर्न या किसी साइन के थ्रू, है ना, तो उन सब चीजों को रोकता है, क्योंकि वो भी तो एक तरीके का मतलब हेट स्पीच टाइप को बढ़ावा दे रहे हैं ना, जब वो उस तरीके से उनको डील करेंगे तो ठीक है। हेट स्पीच में हमारा इतना काफी है जो कि हमको जरूरी था। अब वहीं पे सेडिशन की बात कर देते हैं। सेडिशन हमारे न्यू टॉपिक। सेडिशन में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ना,
क्या ऑर्डर दिया है कि 152 ईयर ओल्ड सेडिशन लॉ under sedition 124A of IPC should be effectively kept in abeyance till union government reconsidered the provision। मतलब एक तरीके से जो आपका 124A जो आईपीसी का है सेडिशन, आप इसके बारे में जानते भी होंगे, सेडिशन के चार्ज लगा के मतलब कि ये देश को हानिकारक पहुंचा सकते हैं, मतलब इस तरीके से हमारी संप्रभुता को हानिकारक होती हैं कुछ चीजें, तो उस पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है कि आपको, और मतलब जस्ट लाइक जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा कि रूलिंग गवर्नमेंट के बारे में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी आपने कोई गवर्नमेंट का वो कर दिया क्रिटिसिज्म, तो सेडिशन लगा देते हैं कुछ कि हाँ भाई इस पे आईपीसी के थ्रू कि ये ऐसे कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को, ये तो मतलब काफी खतरे वाली बात हो गई है ना, तो वो वाली चीज हो जाती है, तो उन सबको रिकंसिडर के लिए बोला है। यूनियन गवर्नमेंट जब तक उसको रिकंसिडर करती है तब तक उसको एबियंस में रखना है, किसको, सेक्शन 124A आईपीसी का, जो कि सेडिशन के बारे में है। अब सेडिशन को देख लेते हैं। सेडिशन जो है आईपीसी 124A में डिफाइंड है कि अगर कोई भी ऑफेंस कमिटेड करा जाता है किसी एक पर्सन के द्वारा वर्ड या किसी चीज को लाके या अटेम्प्ट करके, जिससे कि हेट्रेट वगैरह या कुछ इस तरीके की चीजों का फैलाव हो, है ना, तो वो सारी चीजों मतलब उन सब चीजों को रोकने के लिए, रोकथाम इन द सेंस, चाहे वो लिख के चीजें कही गई हूँ या बोल या किसी रिप्रेजेंट के थ्रू या कुछ विजन के थ्रू, बट एक कोग्निजिबल और नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द लॉ। इसको ध्यान रखना, छोटा स्टेटमेंट है प्रीलिम लेकिन बड़ा। cognizable offense है, उसमें कोई बेल नहीं है, ध्यान रखना। जो जिस पर में अगर मैं वैसे जाऊं तो लेमन टर्म्स में मीनिंग कंपनी की मतलब विस्त्रों वाली टाइप चीज, इन द सेंस तुमने अपनी इंडिया की संप्रभुता पे उंगली उठाई है, ये नहीं करना चाहिए था, इंडिया की लोग, इंडिया की जो एक इमेज है वो डिग्रेड हो रही है, वो सारी चीजें कि इस तरीके की आपको चीजें नहीं बोलनी है ना। जिस भी पर्सन पे सेडिशन लॉ के अंदर में कोई चार्ज लग जाता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब से बार्ड कर दिया जाता है, मतलब इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट जॉब करने के लायक नहीं रहता है। They have to live without their passport and must produce themselves in court at all time as when required। मतलब उनका जो पासपोर्ट है वो मतलब एक तरीके से एक मतलब कैंसिल कर दिया जाता है, ऐसा समझ लो, और उनको कोर्ट में जिस टाइम भी बुलाया जाएगा उनको प्रेजेंट होना जरूरी होता है। 2018 की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड करा था कि 124 सेक्शन जो है आईपीसी का उसको रिपील करना चाहिए, या तो कुछ नए प्रोविजन डालने चाहिए या जो पुराने चले हुए आ रहे हैं उनमें कुछ सुधार करना चाहिए। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था 2018 के, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सेडिशन के बैकग्राउंड की, तो 1837 में निकल के आया था ये। ब्रिटिश एक हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे थॉमस मैकोले, उन्होंने सेडिशन लॉ से रिलेटेड क्या कुछ ऑफेंस वगैरह या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसी चीजों को मतलब बताया इन द सेंस, है ना। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ 1850 1837 के बाद की, तो सेडिशन को हटा दिया गया था जब आईपीसी को लाया गया, मतलब सबसे पहले मतलब इन द सेंस जो सेडिशन था उसके बारे में थॉमस मैकोले ने ड्राफ्ट कर दिया था सेडिशन लो, लेकिन सेडिशन को हटा दिया गया जब आईपीसी इनेक्ट हुआ। लेकिन सेक्शन 124A इंसर्ट करा गया आईपीसी में एक अमेंडमेंट के थ्रू। किसके द्वारा करा गया था ये अमेंडमेंट? सर जेम्स स्टीफंस के द्वारा। ये जो अमेंडमेंट था कौन सा वाला? जिसके थ्रू आईपीसी के अंदर सेडिशन वाला लो आया, ये कानून आया है, सेक्शन 124A। अब इसमें क्या होता है? when it felt the need for a specific section to deal with the offense, है ना, तो ये वाली बात है। अब क्या होता है कि मतलब इसको डाल दिया गया था आईपीसी में 124A को। फर्स्ट केस रजिस्टर्ड हुआ था
जोगिंदर चंद्र बोस का, जो कि एडिटर थे न्यूज़पेपर बंगोबशी का, है ना, बंगो बशी, है ना। और ये मतलब इन्होंने क्रिटिसाइज, ये एज ऑफ कंसेंट बिल को क्रिटिसिज्म के उसमें ये अंदर गए थे, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने 16 मतलब महात्मा का बहुत सारा सेडिशन हो गया, मतलब कुल मिलाकर मैं कुछ नहीं दे सकी टफ, तो भाई सेडिशन का लो यूज करो और उसको अंदर डलवा दो, सिंपल ये वाला फंडा इन द सेंस वैसा चलता था। तो ये कुछ इस तरीके का थोड़ा सा वो था। नेहरू गवर्नमेंट ने पहली बार फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, और उन्होंने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, कि यार आप, मतलब वही बात है ना, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है फिर तो तुम सामने वाले को डेली गाली दोगे, कुछ रेस्ट्रिक्शन तो होनी जरूरी है। तुम तो डायरेक्टली ये भी बोलोगे ना, ये आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आई कैन टोल्ड एनी, आई कैन से एनीथिंग टू एनीवन, तो ये वाली चीजें तो रुकनी भी चाहिए ना। तो वही थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है उन सब चीजों पे, ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए कोई नहीं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जुडिशियल मतलब वो देख लेते हैं, कुछ मतलब केसेस वगैरह जो हुए थे। एक केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस हुआ था 1962 में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सिटीजन हैव राइट टू क्रिटिसाइज और कमेंट ऑन गवर्नमेंट और इट्स एक्शन एज लॉन्ग एज ही डज नॉट प्रोवोक वायलेंस। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1962 में, कि सिटीजन को राइट है क्रिटिसाइज करने का, कमेंट करने का गवर्नमेंट पे, उसके एक्शंस पे, जब तक कोई वायलेंस प्रोवोक ना हो। फिर 1982 में एक केस होता है, कौन सा वाला, पीएलवी ऑफ पीएलवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस केस में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्लोगनरिंग क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप डिड नॉट अमाउंट टू सेडिशन। कि जो स्लोगन के थ्रू ये क्रिटिसाइज करते हैं हम पार्लियामेंट या जुडिशियल वगैरह को, तो ये सब सेडिशन के अंतर्गत नहीं आता है ना। तो ये किसमें बोला, पीएलवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 केस में। तो इसको ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये काफी सही है अगर आपको अपने आंसर को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है तो। ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर लेता हूँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है, Supreme Court has ruled that preventive detention is to be used only in exceptional circumstances. When prevent detention लोग तो सत्तर हटाया है, 3 अगर रहेंगे तो ये क्रॉस हो सकता है, बट ऐसा ट्रीट रखा गया है या जो भी रखा गया है, जो भी आपका एनालिसिस कहता है ना, तो वो वाली चीज है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही यूज करी जानी चाहिए इन द सेंस। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या है और क्या न्यूज में रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एन एक्सेप्शनल पावर ऑफ स्टेट which affects personal liberty of individual and has to be employed sparingly। मतलब ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा, कुल मिला के जो स्टेट है इस तरीके की एक्सेप्शनल पावर को यूज करके किसी की पर्सनल लिबर्टी और इंडिविजुअल की उसको इफेक्ट करता है। ये मान लो स्टेट तो डायरेक्ट किसी भी पर्सन को, एक अगर मान लो गवर्नमेंट को उसका क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आया तो उसने इस केस में उसको अंदर कर दिया कि ये डिसहार्मनी ना क्रिएट कर सके। मे बी वो डिसहार्मनी क्रिएट ना करना चाह रहा हो, वो कुछ अपनी प्रॉब्लम दिखाना चाह रहा हो, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब उनके पर्सनल लिबर्टी वगैरह ये सब छीनो। तो इस तरीके कुछ केस गए थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, वो देख लेते हैं। मतलब मान लो
कि पर्सन को कस्टडी में रखा जाता है बिना किसी अंडरगोइंग ट्रायल के थ्रू, है ना। मतलब इन द सेंस आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब कि आपको कस्टडी में तो नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ मतलब सॉरी प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द सेंस, ऐसा अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ, वही चीज मैं बोल रहा था। 372 को हटाते समय ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि कुछ वहां पे डिसहार्मनी ना हो जाए, लोगों को गैदर करके कुछ मीटिंग्स वगैरह चलेंगी तो कुछ डिसहार्मनी रहेगी। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, तो जो नेता वगैरह थे उनको डिटेंड करने के लिए ये सारी मतलब फंडामेंटल राइट का यूज करा गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, है ना। ये चीज हो जाती है प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रोटेक्ट करता है आपको। एक सेकेंड, एक मिनट। है ना। ठीक, प्रिवेंटिव डिटेंशन आप ऐसे भी दें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्टली कस्टडी में रखती, ये सब ऐसा नहीं। तो ने कॉन्स्टिट्यूशन 22 1 और 22 उसके बारे में लिखा हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेकिन के अंदर होती है, जो भी पर्सन्स को डिटेन्ड करके रखा गया आर्टिकल 22 क्लोज 3 के अंदर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है बेसिकली, कि जो आर्टिकल 22(1) बोलता है वो ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं करा जा सकता, है ना, कस्टडी में विदाउट मतलब बिना इंफॉर्मेशन के कि उसको किस बिना पे या किस जुर्म में उसको अरेस्ट करा जा रहा है। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप उसको नहीं कर सकते हैं अरेस्ट। सेकंड आर्टिकल 22(2) का क्या बोलता है कि अगर जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ, अरेस्ट करा गया है, तो उसको कस्टडी में रखा गया है, तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। किसी भी पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा डिटेंड करके नहीं रखा जा सकता बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के। आर्टिकल 22 और 3 वहीं पे डायरेक्टली बोलता है कि above टू क्लोज विल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस टू अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब कि ये जो ऊपर वाले दोनों कानून, मतलब दोनों मतलब कानून इन द सेंस आप बोल सकते हैं, या राइट आप बोल सकते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है इफ अगर आप डिटेन्ड हैं किसी भी एग्जाम वगैरह के थ्रू, है ना। मतलब इन द सेंस कि आप डिटेन्ड हैं, आप कहीं से भी या कुछ भी जगह से, तो ये आर्टिकल 22(3) अप्लाई नहीं होता है। मतलब इन द सेंस कि ये जो ऊपर वाले जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले आर्टिकल है 22(1) और 2 वो अप्लाई नहीं होंगे इफ अगर आप कहीं पे मतलब इन द सेंस कि आप डिटेन्ड हुए हैं। आर्टिकल 22(4) वहीं पे क्या बोलता है, नो पर्सन कैन बी, मतलब किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा डिटेंड आप नहीं कर सकते हैं अगर किसी एडवाइजरी बोर्ड ने वो कंफर्म नहीं करा है ना। इसका एक्सेप्शन बट आर्टिकल 22 का 7B में दे रखा है कि हाँ आप कर सकते हैं, बट वही है ना, कुछ परमिशंस वगैरह लगेंगी आपको। 22(7) डायरेक्टली बोलता है कि डिटेंड कर सकते हैं आप 3 महीने से ज्यादा विदाउट ओपिनियन एडवाइजरी बोर्ड के, आर्टिकल 22(7)B के अंदर लिखा हुआ है ना, कि मैक्सिमम पीरियड तो क्या, लेकिन आपको परमिशन लेके मजिस्ट्रेट वगैरह की तो आप उसको डिटेंड कर सकते हैं डायरेक्टली कुछ सरकमस्टेंसेस को देखते हुए। जस्ट लाइक जैसे आप मान सकते हैं आर्टिकल 370 जिस टाइम पे हटा था, तो फारूक अब्दुल्ला इतना एक था, तो ये
सकते हैं। ग्राउंड्स क्या होते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन को पता है कि सब इस रिलेटेड कुछ cases जो हुए हैं के गोपालन का केस आपको आर्टिकल 21 में भी पढ़ा है। एक ही गोपालन का केस हुआ था, एक गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950 में। कोर्ट ने मतलब हरी झंडी दे दी थी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के लिए, है ना। क्योंकि उसके अंदर मतलब कुल मिला कैसे समझो कि एक गोपालन केस से ये निकल के आया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था, और उसके लिए एक्सप्लिसिटली हम अभी आर्टिकल 22 और 5 के अंदर में मेंशन वगैरह ये सब कर रखा था। फिर केस होता है सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कोर्ट रूम इज नॉट even competent to inquire into reality or in any case of the fact which are referred as ground of detainment, कि कोर्ट तरीके जो इस reality की और हाँ, उन ग्राउंड्स पे जिन पे वो डिटेन्ड हुआ है ना, विच आर रेफर्ड एज ग्राउंड ऑफ डिटेनमेंट। फिर उसके बाद शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस हुआ था। उसमें डायरेक्टली बोला गया कि ऑल तो मतलब जो कंसेप्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो आप ड्रैकोनियन है, एक फंडामेंटल राइट के लिए से भी आप समझे एक ड्रैकोनियन एक्ट है। कुछ समय इसकी जरूरत है इसको स्टेप लेने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कंट्री की, बट ऑल टाइम नहीं, है ना। अपने आप में ड्रैकोनियन तो है, बट उसकी नीड भी पड़े स्टेट को। तो ये था आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर में, है ना। बाकी हम अनलॉफुल आगे कर लेंगे, है ना। तो अब शॉर्ट न्यूज रह गई है पीटी 365 का जो फर्स्ट वाला था, इशूज रिलेटेड टू गवर्नेंस वाला जो सेक्शन था, आई थिंक इशूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ईडब्ल्यू हम देख लिए, हो गया स्पीच, हो गया सेडिशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। इससे आगे करेंगे